अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा नासिर और सिटी एट 10 के साथ सबसे पहले इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं। तो जी मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसको आसान कर दे। तो चाहे किसी का बिहेवियर आपके साथ किसी भी तरह का हो, आपने कोशिश करनी है कि उस रवैये पर नहीं जाएं और आपने काइंडनेस के साथ ही पेश आना है। तो जी बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 34 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्रीज। बारिश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी और 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। फैसलाबाद का मौसम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है और डेफिनेटली हम सर्दियों की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मिड नवंबर तक सर्दियां आती हैं और उससे पहले हमें सिर्फ ये झलक ही देखने को मिलती है जहाँ पे टेम्परेचर तो कम हो जाता है। तो आई थिंक इस मौसम को भी एंजॉय करना चाहिए और आई थिंक आजकल मैं जो सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ वो चीज़ शाम को जो हवा चल रही होती है, क्योंकि दिन के टाइम तो अभी भी काफ़ी धूप हो जाती है, लेकिन शाम को बहुत अच्छी हवा चल रही होती है और बेस्ट चीज़ होती है कि आप एक कप चाय लें, साथ अगर आपको कोई पकौड़े या चिप्स या कोई इस तरह की चीज़ पसंद है तो उसको ले लें और बैठकर बस इस हवा को एंजॉय करें, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर गर्मियाँ ही देखने को मिलते हैं। तो लाजमी तौर पर ये जो मौसम है जो तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बस उम्मीद करेंगे जल्दी से सर्दियां जो हैं पहुंच ही जाएं, लेकिन उसके ड्यूरेशन में भी हम एंजॉय करेंगे। आपको पता है हमने आपको अपडेट करना होता है सारी सिचुएशन के साथ, स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से। और ट्रैफिक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। वकास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपडेट करेंगे कि फैसलाबाद में आज ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी आपकी दुआएं हैं ठीक हूँ। तो जी बताएं क्या सूरत हाल है फैसलाबाद की, ट्रैफिक की, सड़कों के क्या हालात हैं आज? ट्रैफिक के हालात आज जो है मामूल से कुछ बेहतर है, चूंकि पैचवर्क फातमा जो जारी था मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वो अब ट्रैफिक सिर्फ सुस्त रवि का शिकार है झुमरा रोड पे। झुमरा रोड पे भी गटी स्टेशन तक की अगर बात की जाए तो रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है, जबकि गटी स्टेशन से लेकर झुमरा फाटक तक रोड जो है इसको दो रोया करने की वजह से इस पे काम जो है वो जारी है। गुज़िश्ता काफ़ी अच्छे से अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। सेकंड साइड रोड जो है वो उम्मीद की जा रही है कि रवां हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि इसके साथ साथ नड़वाला रोड जो है वो भी ट्रैफिक जवाद क्लब के करीब जो है ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार है। गुज़िश्ता रात एक एक्सीडेंट के बायस रोड की साइड किनारे जो है वो दो खस्ता हाल गाड़ियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से सुस्तरवी का शिकार है नड़वाला रोड पर भी ट्रैफिक। बाकी ओवरऑल शहर की अगर बात की जाए तो डी ग्राउंड के हवाले से आज इंतजामिया के प्लान में शामिल है कि डी ग्राउंड में कुछ नए स्पीड ब्रेकर जो है वो बनाए जाने हैं, क्योंकि इंतजामिया एक मुनफरद स्टाइल के स्पीड ब्रेकर बना रही है पूरे शहर में, तो उस हवाले से डी ग्राउंड की सिंगल साइड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। बिल्कुल। और केनाल रोड के क्या सूरत हाल है वकास? केनाल रोड के हवाले से अगर बात की जाए तो आज केनाल रोड मुकम्मल जो है गटवाला अंडरपास से लेके अगर बात की जाए तो रोशन वाली झाल तक मुकम्मल क्लियर है, जबकि इसके बाद कुछ पैच वर्क का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से अगर बात की जाए फैसलाबाद सिटी की तो मुकम्मल तौर पे इजीली क्रॉस किया जा सकता है, जबकि इसके बाद रोशन वाला झाल के करीब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने की वजह से रोड पे ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, चूंकि सिंगल साइड पे मुंतकिल की गई है तमाम ट्रैफिक। और बाकी केनाल रोड अगर बात की जाए साइया वाला इंटरचेंज तक तो बिल्कुल क्लियर केनाल रोड मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया वकास, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया फैसलाबाद की ट्रैफिक की सूरत हाल से। आपने सुना कि कौन से रूट्स हैं जो कि बिजी हैं और कौन से ऐसे रूट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि आपका जो दिन है और उसको जितना आसान हो सके उतना हम आसान बना दें। तो जी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही खास आज भी, जिनके साथ हम फैसलाबाद के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारी टेक्सटाइल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एक ऐसा सेक्टर है जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बल्कि फैसलाबाद की ओवरऑल इंडस्ट्री में। चाहे हम जॉब्स के हवाले से बात करें, चाहे हम बिजनेसेस के हवाले से बात करें, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को उस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है जिस तरह से करना चाहिए था? कहीं पर महंगाई के इश्यूज हैं तो कहीं पर रॉ मटेरियल के इश्यूज हैं जो
ताजर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुत वक्त से सफ़र करते आ रहे हैं और कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है जो उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करे। गवर्नमेंट की तरफ से सेल टैक्स भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन ताजरों और गवर्नमेंट के बीच में जो डिसकनेक्शन है उसकी वजह से ताजर रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। तो आखिर क्या किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से? क्या इसमें गवर्नमेंट की गलती है या फिर कहीं पर अवेयरनेस की कमी की वजह से ताजर रजिस्टर नहीं करना चाहते? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ उनको हाईलाइट करें बल्कि ऑल्सो अवेयरनेस क्रिएट करें, और अगर उनका कोई सोल्यूशन इस शो के थ्रू जो है ढूंढा जा सकता हो तो लाजमी तौर पर उसे ढूंढा जाए। तो मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ जल्दी से। हमारे साथ फारूक यूसुफ साहब मौजूद होंगे जो कि साबिक सीनियर नायब सदर FCCI हैं, उसी के साथ साथ चेयरमैन एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन भी हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसी के साथ साथ डॉक्टर महमूद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान वकीला वाली गली के। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो जी कैसे हैं आप दोनों? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि आज शो में डिस्कस होंगे। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर डेफिनेटली फैसलाबाद का भी और पाकिस्तान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, हमारी GDP का भी और हमारी इकॉनमी का भी। क्या मसाइल हैं जो कि आज शो में हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो मैं City 41 का शुक्रिया अदा करूँगा, वो हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलती है, उनके मसाइल को हाईलाइट करती है। तो आज भी आपने हमें ये मौका दिया है। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त SME सेक्टर का अगर हम सबसे नुमाया और बड़ा सेक्टर मैं कहूँ तो वो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है, और ये पूरी दुनिया इस बात की कायल है और इस बात को मानती है, हमारे हुकाम बाला भी मानते हैं कि किसी मुल्क की भी SME सेक्टर की अगर तरक्की नहीं है तो उसकी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, उसकी इकॉनमी का पहिया नहीं चल सकता। और बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर जिसको हम बेस ऑन करते हैं पाकिस्तान में, कि ये हमारी इकॉनमी में, हमारी एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा रोल टेक्सटाइल एट द मोमेंट जो है वो इसमें रोल अदा कर रहा है। तो ये भी एक टेक्सटाइल सेक्टर का SME सेक्टर में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर आता है। अब ये देखें कि सबसे पहले तो मैं ये एलेबोरेट करना चाहता हूँ आपकी उस बात को कि किस तरह से सबसे बड़ा सेक्टर है ये SME का और इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है इकॉनमी में, एम्प्लॉयमेंट में। देखें, इस वक्त मोर देन 10,000 मशीन्स जो हैं वो फैसलाबाद में, और अगर हम लाहौर में चले जाएं तो मोर देन 40,000 के करीब, कराची में चले जाएं तो ये 60,000 से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी मशीन चल रही हैं। एक मशीन पे आपके 10 जो है वो वर्कर खड़े होते हैं डे और नाइट शिफ्ट में। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अब आ जाएँ, हमारी गवर्नमेंट ने, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऑन करूँगा और इसको अप्रिशिएट करूँगा कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएट लिए, उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटेशन भी दी एक्सपोर्टरों को, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि वो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या रियल स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लिया जाता, तो उस तरह से 100% परफेक्ट जो है वो पॉलिसी नहीं बना पाते हो। देखिए, एम्ब्रॉयडरी जो आपकी एक्सपोर्ट हो रही है आज, जितने आपके बड़े ब्रांड हैं, वो नाइके हो, वो उनके सारे लोगो जो है वो एम्ब्रॉयडरी मशीन पे आपकी एम्ब्रॉयडरी होती है। कोई बड़ा ब्रांड अब इसके बगैर जो वैल्यू एडेड के बगैर वो अपनी एक्सपोर्ट को उस तरह से कर नहीं पाता। तो अब देखें, अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो आपको एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का काम जो है वो इन्वॉल्व है उसमें। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि एक आज से अगर हम 5-7 साल पीछे चले जाएं तो यही एम्ब्रॉयडरी मशीन जो थी वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 4 मिलियन 40 लाख रुपए की थी जी। तो हम सब जानते हैं कि डॉलर जो है उसने किस तरह से शूट किया। जब ये गवर्नमेंट आई तो डॉलर जो 126-127 रुपये का था, आज 170 रुपये का डॉलर है। तो ये 50 रुपये के फ़र्क ने और फिर मशीन की कीमत को महंगा किया। फिर एक वक्त था कि इस मशीन को बिल्कुल सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट था, उस वक्त SRO 727 अप्लाई होता था, इस पर 1% सिर्फ जो है वो इनकम टैक्स था और ये मशीन क्लियर हो जाती थी। आज इस पर 22% सेल टैक्स है। और फिर मैं अगेन जो अच्छा कदम है हम उसको बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको सराहेंगे
कि 6% इस पे इनकम टैक्स था कमर्शियल इंपोर्टर पे, उसको वापस ये 1% पे ले गए। लेकिन हमने बारहा मुतालबा किया है कि सबसे पहले एक ऐसी मशीन को पाकिस्तान में आने देना चाहिए, उस पे इनडायरेक्ट ऐसे बैरियर नहीं लगाने चाहिए कि उस मशीन की इंपोर्ट कम हो जाए। देखिए, ये मशीन जब पाकिस्तान में आती है तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, आपका विजन है। इमरान खान साहब कहते हैं हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी, लाखों नौकरियां देनी है, तो उसके लिए इस मशीन का आना ज़रूरी है। अगर आना ज़रूरी है तो वो बैरियर्स हटाने होंगे, आपको दोबारा एक ऐसा SRO लेके आना होगा जिससे सेल टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए। और फिर डॉलर जो है ये पूरी मुल्क की इकॉनमी पे असरअंदाज हो रहा है, ना सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पे नहीं, अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में इससे महंगाई आती है। तो कुछ ऐसे इनिशिएट लेने चाहिए कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को सेल टैक्स एग्जेम्प्ट हो, इनको कोई ना कोई ऐसी मराद दी जाए आउट ऑफ द बॉक्स जाके। बहुत सारी मुल्कों में रिबेट दी जाती है ताकि ये मशीन आए, तो इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एक्सपोर्ट होगी, डॉलर आएंगे। एक तो ये है इस मशीन को मतलब हम किस तरह से चीप करके, सस्ता करके इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब ये मशीन इंस्टॉल हो जाती है आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर के पास, वो मशीन महंगी खरीद लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके। उनको अब देखें, अभी रिसेंटली 7 रुपये मजीद जो इसका रॉ मटेरियल है, धागा, थ्रेड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट इंपोर्ट हो रहा है, डॉलर महंगा, कुछ यहाँ पे ड्यूटियाँ लग गई हैं, तो वो महंगा हो गया है 7 रुपये से। 7 रुपये का मकसद ये है, 7 रुपीज़ अगर आपका विद इन अ वीक रॉ मटेरियल महंगा होता है, तो आप समझें कि एक मशीन अगर आपकी, मैं फॉर एग्जांपल वुड कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए अर्निंग दे रही है, तो वो इमीडिएट वो चले जाती है 60,000 पे, इतने मटेरियल महंगे होने से। आपकी बिजली महंगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप कहते हैं कि आप अनरजिस्टर्ड को अब इस वक्त 26 रुपए का यूनिट पर। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना की बिल्कुल बिगिनिंग में रिलीफ दिया गया था कई जगह पर, जहाँ पर आपको चाहे वो बिजली का बिल था उसमें आपको थोड़ा वक्त दिया गया था वापस करने के लिए, क्या उसमें भी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शामिल था या नहीं? देखें, यही वो अलमिया है, मैं बारहा इस बात को हाईलाइट कर चुका हूँ कि 7% वो सारी जो लोन थे और वो जो सहूलतें थी वो SME सेक्टर अवेल कर पाई। बकाया 7%, जस्ट फॉर द 7%। आप ये अंदाजा करें कि बकाया उस कोविड में जहाँ पे इतने दावे किए गए कि इतने लोन आ गए हैं, बिजली के बिलों में रिलीफ दे गया, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ 7% और 70% उस वक्त जो है एम्ब्रॉयडरी मशीन्स बंद होगी, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। उनको किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे नहीं थे, किसी के पास लेबर को पैसे देने के लिए, उनकी सैलरियां देने के लिए नहीं थी। तो वो यकीन आप मानिएगा कि उस वक्त की जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज मशीन है, इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको नॉलेज चाहिए। तो वो स्किल्ड लेबर जाके किसी ने फ्रूट की रेहड़ियाँ लगाई, किसी ने किसी फैक्ट्री में जो चल रही थी उन पर वॉचमैनी की, कई सड़कों पर चले गए, कोई भिखारी बन गए। ये उस वक्त भी इसको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया। हमने फैसलाबाद चैम्बर में 12 रज़ाक दाऊद साहब आए, उनसे हमारी मीटिंग अरेंज हुई है, ईमेल पे कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है। हमने उनसे कहा था हमसे 1-to-1 मीटिंग करें। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है, जब आप फैसलाबाद चैम्बर आते हैं, तमाम सेक्टर बैठे होते हैं, तो इसकी आवाज़ उस तरह आप तक नहीं पहुंच पाती। ये सबसे बड़ा सेक्टर है, हमें 1-to-1 आपसे मीटिंग चाहिए, हम आपको अपने मसाइल भी बताएं और उन मसाइल का हल भी बताएं। सिर्फ मसाइल नहीं बताएंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। जैसे मैंने बताया कि आप मशीन की इंपोर्ट पे SRO लेके आएं। अब आ जाती है बात, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि जब आपको महंगी बिजली 26 रुपए का यूनिट मिलता है, तो हमने इनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी आपका सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, आप हमसे बात ना करें। तो मैंने उनसे ये कहा कि हम रजिस्टर्ड नहीं, हम कोई वो अगर हक नहीं रखते उन तमाम सहूलतों का कि एक अनरजिस्टर्ड होने की वजह से, तो फॉल्ट किसका? हमने 12 का कि हमारी टैक्स चेन को जो है, टैक्स चेन को मुकम्मल किया जाए। हमारा बायर जो है वो हमसे सेल टैक्स इनवाइस नहीं लेता। जब वो हमसे इनवाइस नहीं लेता, वो कहता है जी आप हमें इनवाइस अगर देंगे रजिस्टर्ड तो हम आपसे काम नहीं करेंगे। हम कहाँ जाएं? हमारी कहीं बात ये नहीं सुनी जाती। हमने कहा कि हमने आज जो हमारा इजलास हुआ है, यस्टरडे इजलास था, उसमें हमने मोटिवेट किया है, तरगीब दी है अपने मेंबर्स को। उन्हें कहा कि अगर आप
NTN होल्डर नहीं होंगे तो हम आपको अपनी एसोसिएशन में भी आपकी मेंबरशिप नहीं रखेंगे। आप चेंबर के भी मेंबर बने, आप NTN होल्डर बने, टैक्स दें, गवर्नमेंट को टैक्स दें और फिर हम गवर्नमेंट से डिमांड करें। ये आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है इनफैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट शायद हर जगह पर नहीं पहुंच सकती और वहां पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि जहां पर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर कर शायद बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को, या आसान बना सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो लाजमी तौर पे करना चाहिए। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया है। अब ताजरों के हवाले से बात करें, शॉपकीपर्स के हवाले से बात करें, कहाँ पर एक डिस्कनेक्ट है गवर्नमेंट के दरमियान, टैक्स इदारों के दरमियान और ताजरों के दरमियान? क्या मिसट्रस्ट है? क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही? क्या उनके मसाइल हल नहीं होते? क्या वजह है कि कोई भी ताजर रजिस्टर नहीं होना चाहता? सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस बात का बेहतर जवाब देंगे क्योंकि हमारी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है, ये हमारे कस्टमर है, ये जो वकीलों वाली गली है। जी जी। हम इनके पास जब लेके जाते हैं सेल टैक्स हमारी, तो ये हमसे नहीं लेते। तो आज ये बताएंगे ये क्यों नहीं रजिस्टर्ड होते। चलें जी, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सिटी 41 का कि हम छोटे ताजरों की आवाज़ बनता है हमेशा से। आज भी आपने मौका दिया, हम छोटे ताजरों की नुमाइंदगी के लिए मैं हाज़िर हूँ। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि जो एम्ब्रॉयडरी सेक्शन का प्रॉब्लम है, जो इनकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि छोटा दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से चेन नहीं बन पाती। हम रजिस्टर होने को बिल्कुल तैयार हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2, 4, 6, 10 दफ़ा चैम्बर में मीटिंग्स हुई। हमारी रिक्वेस्ट है कि जो छोटा दुकानदार है, ताजिर है, वो अनपढ़ तबका है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमारे साथ टैक्स नेट में हम आना चाहते हैं। मेरी एसोसिएशन पूरी NTN होल्डर है। अच्छा, दुकानदार बहुत सारे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टैक्स नुमाइंदगान का हमारे साथ राब्ता नहीं है, स्टेक होल्डर के साथ राब्ता नहीं है। बारहा मैंने ये कहा है कि आप स्टेक होल्डर से राब्ता करें। हम डोर टू डोर जाके अपने दुकानदार को रजिस्टर करवाने को तैयार हैं। आप टैक्स जो आपका फॉर्म है वो इतना मुश्किल है, इंग्लिश में है, हमारे लोगों को तो उर्दू सही से पढ़ना नहीं आती, तो इंग्लिश में फॉर्म दे रहे हैं। मुतअद्दिद दफ़ा उनसे गुजारिश की है कि ये जो फॉर्म है इसको उर्दू में तरतीब दें ताकि दुकानदार की समझ में आए। दुकानदार एक अनजाने से हरासमेंट में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डेफिनेटली जब आप पढ़ ही नहीं सकते कि लिखा क्या हुआ है, तो आप कहाँ से चीज़ों को समझ सकेंगे। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करने की और इदारों को इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और भी मसाइल हैं जिनको हम डेफिनेटली इस शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज स्पेसिफिकली बात करें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से और किस तरह के मसाइल हैं जो उनको पेश करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं इस डिस्कशन का हिस्सा बनना या कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आपके कोई भी कंसर्न या सवालात हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप जल्दी से उसे डायल कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमेशा हमेशा मैं कहती हूँ कि आप लोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके सवालात लाजमी तौर पे कोशिश की जाएगी कि शो में आंसर हों कम्प्लीटली। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप डायल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी ना रिवील की जाए, यानी कि आपका नाम जो है वो ना रिवील किया जाए, तो डेफिनेटली उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। तो महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली कि ताजिरों को और सेल्स पर्सनस को कहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि उनको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती। अगर आप इंग्लिश में उनको दे रहे हैं, जहाँ पे एक आदमी को उर्दू समझ नहीं आ रही है, तो इंग्लिश समझना तो नामुमकिन सी बात है। इसके अलावा और कौन से इश्यूज हैं जो ताजिरों को टैक्स के लिए रजिस्टर करने से रोक देते हैं? अच्छा जी, मेन इश्यू तो यही है कि हम ताजिरों को, छोटे दुकानदारों को इन चीज़ों की समझ नहीं है। हरासमेंट है, थ्रेट किया जाता है। ताजिर अपनी दुकान संभाल ले ये काफ़ी है, ना कि वो पहले एक कंप्यूटराइज्ड आदमी रखे, कंप्यूटर पे काम कराए, फिर एक स्पेशली एक वकील हायर करे जो उसके टैक्स फॉर्म भरे। इन चीज़ों से ताजिर भागते हैं। हम चाहते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, टैक्स सिस्टम को आसान कर दें ना। अभी एक नया सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि इनकम टैक्स एडवांस 35%।
क्या ताजर को समझ नहीं है क्या? जब बिजली के बिल आएंगे 35% लगेगा, ताजर को तो पता नहीं है। ताजर तो ये समझता है कि 2+2 करना है हमने। टैक्स नेट को आसान बनाया जाए, टैक्स के नुमाइंदगान स्टेक होल्डर के साथ बैठें, उनके साथ बैठ के पेपर आसान करें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि छोटा ताजर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता, होना चाहता अभी है। तक कभी इस तरह से किया गया है टैक्स इदारों की तरफ से कि वो आकर ताजरों के साथ बैठे हैं, या जिस तरह से आपने बताया कि उनको लैंग्वेज बैरियर या समझने में मसला होता है, अवेयरनेस में प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली टैक्स एक नई चीज़ है जो कि अब आकर इम्प्लीमेंट की जा रही है। पहले भी था लेकिन उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, उस तरह से कलेक्शन नहीं की जा रही थी। तो क्या कभी हुआ है कि आप लोगों से कोई बात करे या समझाने की कोशिश करे? इस तरह है कि इस बात पे बारहा मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, चैम्बर में मीटिंग्स हुई, उनसे गुजारिश की गई कि आप ताजरों के लिए आसान नेटवर्क बनाएं ताकि ताजर नेटवर्क में आए। आप जो टैक्स होल्डर टैक्स पेड हैं उन पे बोझ डालते जा रहे हैं, जो नए टैक्स पेयर हैं वो ढूंढना नहीं चाहते। आप ढूंढें, हमारे पास आएँ, हम डोर टू डोर जाके अपने दुकानदार को कायल करके NTN होल्डर बनाएंगे। लेकिन चैम्बर की हद तक बात कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसकी कोई शुनीद नहीं होती, जिसकी वजह से ताजर परेशान है। ताजर टैक्स भी देना चाहता है लेकिन तरीक़ेकार आसान बना दिया जाए तो हर ताजर चाहता है कि मैं टैक्स पेयर बन जाऊं, टैक्स देना चाहता है, लेकिन आसानी बनाए ना जी उसके लिए। यहां पे तो ये होता है कि अपर लेवल पे बातें हो जाती हैं, वो शायद मैं समझता हूं कि टैक्स जो होल्डर हैं टैक्स लेना चाह रहे हैं वो समझते हैं कि हमारे ऑर्डर पे ही सारा कुछ हो जाए, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। आप दुकानदार के पास जाएं, उसको आसान लफ्जों में पेपर आसान कर दें। पेपर मुश्किल देंगे, आउट ऑफ कोर्स देंगे, पॉसिबल नहीं है कि हमारा दुकानदार उसे कंप्लीट कर सके। पेपर आसान कर दें और इंशाल्लाह हर दुकानदार पेपर देने को तैयार है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देना तो चाहते हैं जैसे कि उन्होंने बताया दुकानदार, लेकिन कैसे आसान किया जा सकता है? देखिए, मैं इनकी बात से इस हद तक इत्तफाक करता हूं कि हमें सिस्टम को ऐसा बना देना चाहिए जो हमारे ख़ास करके ट्रेडर्स हैं। देखें, जब इंडस्ट्री की बात आती है, चाहे हम SME सेक्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी जनरेशन मौजूद है जो अब अवेयर है कि किस तरह से टैक्स पे करना है। अब जहाँ तक ट्रेड क्लास की बात है, इसमें शक नहीं है कि अभी ये लोग उस लेवल तक नहीं हैं कि इन टैक्स सख्त शराइत को जो समझ पाएँ। जब हम लॉयर की बात करते हैं कि लॉयर्स हैं, आप लॉयर्स को हायर करें और अपने टैक्स जो है उनके ज़रिए पेड करें, तो वो भी एक हरासमेंट की शक्ल समझी जाती है। वो कहते हैं जी वकील भी हमें जब पता ही नहीं चलता कि वो जो अपनी मर्ज़ी से रिटर्न दे देंगे, हर साल हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी एक थ्रेड इनके सर पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि यही वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी हमने बारहा जिक्र किया। लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। यस, ऑफ कोर्स। देखें, जब आप अपने सिस्टम को, अगर हम चाहते हैं कि हम फ़ौरन हम बात करते हैं यूरोप की, हम बात करते हैं अमेरिका की, कि वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए पाकिस्तान में, तो नहीं पॉसिबल। आपका लिटरेसी रेट क्या है? आप अपने लिटरेसी रेट को ले जाएं उस यूरोप पे और अपना अमेरिका के बराबर, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको इन्हीं हालात में, इन कंडीशन में अवेलेबल जो आपके पास सोर्स हैं, रिसोर्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आपको पॉलिसी बनानी होगी। वो पॉलिसी क्या होगी कि आप ताजर के लिए आसानी पैदा करें। किस तरह से हो सकती है? कई दफ़ा फिक्स टैक्स की बात हुई, कई दफ़ा जब आप 35% बिलों पे एडवांस टैक्स लेंगे तो जो आपका ताजर है जो पहले ही घबराया हुआ है, पहले ही आपकी तरफ से एक डंडे सोटे की उम्मीद रखता है, तो वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं चल पाएगा। ये टैक्स लेने का इनसे एक तरीका है ना, कान पकड़ना है, आप इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें। तो इनके लिए वो कान पकड़ने का तरीका दूसरा अपनाना होगा, जैसे ये चाहते हैं। ये टैक्स भी देंगे, आपको वो फन आना चाहिए कि इनसे टैक्स कैसे निकलवाना है, और ये देंगे टैक्स। और दूसरी बात ये है, देखें, जो ट्रेड क्लास और एम्ब्रॉयडरी मशीन्स वाले हैं, इनका एक आपस में कभी धागे पे बहस हो रही होती है, रेट बढ़ा दें, कम कर दें, सेल टैक्स की इनवाइस ले लें। ये सारे कम्युनिकेशन गैप अल्टीमेटली इफेक्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी पे।
जब किसी भी ट्रेड का आपस में कम्युनिकेशन गैप है और वो लैग कर रहे हैं अपनी कोऑर्डिनेशन से, तो वो अगर ये से दो अदारे मुतासर हो रहे हैं, दो ट्रेड मुतासर हो रही हैं, ऐसा नहीं, वो आपकी इकॉनमी मुतासर हो रही है। अगर आप उसको गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद हो रहा है, वहाँ ट्रेड क्लास जो है वो भी मुश्किलात का सामना कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम अभी पॉलिसी बनाते वक्त भी हमारी नज़र में कुछ 20-50 लोग पाकिस्तान के हमने इकट्ठे किए हुए हैं। हमने समझते हैं कि वो 20 और 30 या 40 लोग जो है वो ही स्टेक होल्डर है। अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो कहते हैं ना, दिखती है तो बिकती है, लेकिन कुछ ऐसे रियल स्टेक होल्डर हैं जो बैक फुट पे हैं, वो डरते हैं आपके सामने आने से, बात करने से डरते हैं। लेकिन जब आपको, मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ, जब आप रियल स्टेक होल्डर को लूप में ले लें तो यकीन मानिएगा आपके तमाम टैक्स हदाफ भी पूरे होंगे, आपकी इकॉनमी भी खड़ी होगी, आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। और जब तक आप रियल स्टेक होल्डर को साथ नहीं लेंगे ना तो ये मसाइल हल होंगे। इसी तरह आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, एक आप बजट में टैक्स देंगे, वो हदफ पूरा नहीं होगा, आप नया टैक्स लाएंगे, फिर नया टैक्स लाएंगे। और डॉलर जो है, आप ये कहते हैं कि हमारी अब डॉलर महंगा क्यों हो रहा है, समझने वाली बात यह है कि अब देखें ये लोग इसको भी नहीं समझ पा रहे। आपकी 7 बिलियन के करीब जो है वो इस वक्त इंपोर्ट है, आपको 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट आ गई, आपकी रेमिटेंस आ गई 2.5 की, और बकाया आपका डेफिसिट है, वो कहाँ से पूरा होगा? आपको डॉलर महंगा करना पड़ेगा। अब बेसिक थिंग क्या है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, वो इंडस्ट्री लगे, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं यहाँ बन सकती हैं। फेडमैक में है गुड, वेरी गुड इनिशिएटिव कि आप वहाँ पे 10 साल के लिए टैक्स फ्री किया हुआ, बहुत सारी सहूलतें दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको इससे ऊपर सोचना होगा कि वहाँ पे बिजली सस्ती कैसे देनी है हमने, वहाँ में हमने जो स्किल्ड लेबर है, हमने टैप्टा के ज़रिए हम काम कर रहे हैं, इसको किस तरह ऊपर लेके जाना। ये सारी चीज़ें जब एक आप इंडस्ट्रियल को देंगे, एक बिजनेसमैन को देंगे, सस्ती प्रोडक्ट बनेगी तो वो कम्पीट कर पाएगा। जब आपकी प्रोडक्ट जो है, ये क्यों ऑर्डर्स जो हम कहते हैं बड़ी एक्सपोर्ट बढ़ गई हमारी पिछले दिनों में, तो उसकी रीज़न क्या थे हमने कभी नहीं सोचा। आपका इंडिया बंद था, आपका वियतनाम बंद था, आपका चाइना बंद था, सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास थे। हमें वो सोचना चाहिए जब ये सारे मुल्क ओपन हो जाएंगे तो क्या 170 रुपये डॉलर के साथ, तो क्या 26 रुपये यूनिट के साथ हम उस मार्केट को कम्पीट कर पाएंगे? अभी एक मोहतात अंदाज़ा है कि 6000, जब ये आपको बूम आया, एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज लेबर नहीं मिल रही, इतना काम है, इतनी लूमें चल पड़ी, वो 4-6 माह थे। तो जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि हम इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएं, और कुछ और इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो लाजमी तौर पे डिस्कस किए जाएं ताजरों को लेकर और स्पेसिफिकली एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को लेकर भी। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रेक में जाने से पहले ताजरों के मसाइल के हवाले से बात हुई थी, स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि काफ़ी देर से चला आ रहा है, वो टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, जहाँ पर एक तरफ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताजर टैक्सेस के लिए रजिस्टर करें, शायद इदारों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से उनको उस तरह से समझाया नहीं जा रहा, अवेयर नहीं किया जा रहा, उनकी मदद नहीं की जा रही, उनके लिए चीज़ें आसान नहीं बल्कि बड़े डर वाली बातें बताई जाती हैं, जिससे वो पहले ही घबरा जाते हैं, और घबराना वैसे तो नहीं चाहिए लेकिन वो घबरा जाते हैं, जिसके बाद जो है टैक्सेस कलेक्शन का जो इशू है वो बस बढ़ता ही जाता है और उसको कहीं पर भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आई थिंक ब्रेक से पहले काफ़ी डिस्कशन टैक्सेस के हवाले से हो गया है, लेकिन इंपोर्ट्स के हवाले से भी अगर हम बात करें, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो मशीनरी का हो, वो भी बड़ा ज़रूरी है, और उसके ऊपर भी डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन में लगते हैं, कुछ वैसे ही जब आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या चीज़ है, मशीनरी हो फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, ओवरऑल प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और जब इन सब चीज़ों को ऐड करें तो इंडस्ट्री के अंदर, और मैं बात करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर,
हमारी प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं और हम कंपटीशन से बाहर निकलने की सूरत हाल में आ जाते हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अब बांग्लादेश, इंडिया की इंडस्ट्री कंप्लीटली ओपन हो चुकी है और क्या अभी भी हम इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह से कम्पीट कर पाएंगे जो सूरत हाल है उनको देखते हुए? ये देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी बात बता रहा था कि 6000 के करीब जो है वो टेक्सटाइल रेलिवेंट मशीनरी जो है, जिनकी एलसीज वगैरह ओपन हुई हैं। शटल एसलूम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, लगी भी है, क्योंकि उस वक्त एक एक्सपोर्ट जो हमारी बहुत बड़ी हुई थी और हमें एक बड़ा ब्राइट आगे नज़र आ रहा था कि कितनी की एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो उस हिसाब से इंडस्ट्री बहुत लग रही थी। बिला शुबा जब मैंने अपनी बात की कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लेबर नहीं मिल रही है, उन्होंने सही कहा था, वाकई लेबर नहीं मिल रही थी उन दिनों में। लेकिन आप वाली बात अब आ जाती है कि जब बांग्लादेश ओपन हो गया, इंडिया ओपन हो गया, आपका वियतनाम ओपन हो गया, तो क्या अब हम compete कर पाएंगे उन मंडियों में हमारे? और मेरा ज़ाती ये एनालिसिस है कि हम बिल्कुल compete नहीं कर पाएंगे। सिनेरियो बड़ा डिफरेंट होता जा रहा है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेशक मैं ये मानता हूँ कि बिलाशुबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। जैसे इस वक्त फ्रेट बहुत महंगा हो गया, चाइना से एक कंटेनर जो है वो 1200 US डॉलर से उसका फ्रेट था, आज वो 8 से 9000 तक चाइना टू कराची पोर्ट तक का वो फ्रेट है। अल्टीमेटली आपके रॉ मटेरियल पे पड़ना है। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसी हैं जो 100% जो है वो एक्सपेंसिव, महंगी होगी। वो उनकी कॉस्ट ही इतनी थी, वो फ्रेट भी उतना ही है, उसकी लागत भी उतनी थी, वो मिलके वो डबल रेट पे चले गई है। अगर आपकी मशीन आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो महंगी हो गई है, आपका सारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के बस में हैं, वो क्या बस में है? आप जो है वो चीप सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दें, हेल्दी इन्वायरमेंट दें, बैठ के रियल स्टेक होल्डर से मुशावरत से ऐसी पॉलिसी बनाएं, रियल स्टेक होल्डर से, जो वो 10, 20, 30 लोग हैं जो सिस्टम को बनना नहीं देना चाहते, उनको छोड़ें, रियल स्टेक होल्डर को साथ लें, वो आपको सलूशन देंगे। हम मीटिंग में देंगे आपको सलूशन। हमने बारहा जब बजट आता है तो बजट की फैसलाबाद चैम्बर से पूरी एक प्रपोज्ड हम बजट बना के देते हैं, तमाम सेक्टर्स को लूप में लेते हैं। नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर सिर्फ उसमें अपना इंटरेस्ट ले ले, फ़ायदा ले ले और ट्रेडर्स जो है मर जाएं। जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन वाले हैं उनकी केमिकल, उनकी इंक को सस्ता कर दिया जाए। नहीं, कंसेंसस से नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ को मुरतब किया जाता है और फिर इनके हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन अब फिर अलमिया यह कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, बिल्कुल, वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली इसी तरह से है। एंड आई वुड से कि FCCI के कुछ मेंबर्स की पहले भी मीटिंग्स हुई हैं गवर्नमेंट के साथ, एंड आई सपोज शायद डिफरेंट इश्यूज को टारगेट किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली एम्ब्रॉयडरी सेक्टर और इनके जो मसाइल हैं वो शायद पीछे रह जाते हैं। एंड आई रियली होप कि इन पर भी फोकस किया जाए। स्पेशली प्राइसेस के हवाले से बात करें तो मार्केट के अंदर भी प्राइसेस बड़ी फ्लक्चुएट करती हैं। कभी रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से ओवरऑल प्राइस बढ़ जाती है, कभी किसी और वजह से ज़्यादा हो जाती है, जो पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर की प्राइस बढ़ती है। एट द एंड ऑफ द डे क्या कोई प्राइस सेट नहीं की जाती है कभी कि इसी प्राइस के ऊपर पूरी मार्केट के अंदर चीज़ें बेची जाएंगी और इसी प्राइस के ऊपर खरीदी जाएंगी, ताकि वो फ्लक्चुएशन जो है, जो पीछे से चाहे माफिया की वजह से क्रिएट होता है, जिन भी लोगों की वजह से होता है, वो फ्लक्चुएशन ना क्रिएट की जा सकती। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा जी, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि प्राइस को एक जगह पे स्टिल करना, ये बहुत मुश्किल है। जैसा अभी फारूक साहब ने फरमाया कि एक्सपोर्ट पिछले दिनों में बहुत अच्छी थी, नो डाउट अच्छी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक्सपोर्ट अच्छी करके मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं की जा सकती। जब तक आप ताजर को सपोर्ट नहीं करेंगे, ताजर पहली इमारत की बुनियाद है, ताजर पहली ईंट है, अगर वो आप ठीक से नहीं रखेंगे ऊपर बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए ताजर को फैसिलिटेट करें। ताजर तो परेशान है कि उसको तो ये बात समझ नहीं आती, वो तो इतने टैक्सेस देता है, वो कहता है मैं NTN लेके रजिस्टर होके जाऊंगा कहाँ? मैं धागा खरीदता हूँ तब टैक्स दे के आता हूँ, मैं इसको प्रोसेस में जाता है, डाइंग पे जाता हूँ तब टैक्स दे के आता हूँ,
मेरी मैन्युफैक्चरिंग जब मुकम्मल होती है तो मैं तो पहले टैक्स दे 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 के थक चुका हूं। मैं किस चीज किस हवाले से मैं रजिस्टर्ड हो जाऊं? हर जगह पे तो टैक्स दे रहा है ताजर। इसलिए मैं समझता हूं कि ताजर रजिस्टर्ड भी होना चाहता है, ताजर को रजिस्टर्ड होना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए आसान तरीकाकार बनाया जाए, ना कि ऊपर से लेके जब सारा बोझ तो ताजर पे आ जाता है। तो कैसे पॉसिबल है कि कीमत को स्टेबल कर ले? आज 7 रुपए, आज 9 रुपए, आज अभी रिसेंटली परसों एक डाइंग यूनिट ने अपना पेपर भेज दिया कि 6 रुपए मीटर पर मीटर आपकी डाइंग ज्यादा होगी। ताजर क्या करेगा? वो कहता जी हमें पीछे से सख्ती है। उसकी सख्ती हम पे आके गिर रही है ना। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी सख्ती, उसके जो टैक्सेस लगे हैं, ताजर नहीं समझता, उस पे टैक्सेस लगे हैं 1 रुपए पर मीटर के, 2 रुपए पर मीटर पे। हमें एक लेटर आ गया 6 रुपए पर मीटर आपकी आइंदा रेट ज्यादा होगा। ताजर क्या करेगा? और क्या जो बाइंग पावर है, कस्टमर्स हैं, वो भी तो कम हो जाते होंगे। जहां पर पहले एक कपड़ा जो है वो 700-800 रुपए में, 500 रुपए में आपको मिल जाया करता था, अब उन्हीं की प्राइसेस 2000-3000, यानी कि ये 100% से ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई। तो क्या ये भी परेशानी का बायस नहीं जी? है? ये परेशानी, यही परेशानी, असल में परेशानी ही ये है कि जब आप ये छोटा पीछे से तबका, तो खरीद रहे हैं, लेकिन आगे खरीदने वाला कौन? छोटा तबका ये जिसकी बाइंग पावर जो है वो एक लिमिट है उसकी। 1000 रुपए वाला सूट अब 2000 रुपए चला गया। वो पहले 4 सूट खरीदता था, अब सीजन में 2 सूट खरीदेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि छोटे ताजर को फेवर दें, इसको आसान करें, इसके लिए मामलात आसान करें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि हम तरक्की की जानिब गामज़न हो सकें। बिल्कुल, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि हमेशा हमेशा चीज़ें आसान हो और ना कि मुश्किल हो। हमारा जो मुल्क है, पाकिस्तान है, वो लाजमी तौर पे हर सेक्टर के अंदर तरक्की कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले कि हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही ख़ास मेहमानों की तरफ चलें, एक चीज़ बताना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मौसम में, जैसे मैं शुरू में भी बात कर रही थी, सबसे बेहतर रहता है कि चाय का कप हो आपके पास, या कॉफ़ी अगर आप कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, और उसके साथ जो भी आपके पसंदीदा खाने हों, फिर चाहे वो पकौड़े हों, समोसे हों या फिर चिप्स हों। एंड उसके लिए हमारे किचन में लाजमी तौर पे आजकल ये चीज़ें बनना तैयार हो चुकी हैं, बिकॉज हमारी टीम की कोशिश होती है कि हमेशा शो के बाद या सुबह जब हम लोग आते हैं, आकर बैठे हैं एक साथ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हम इंजॉय करें और बहुत सारी बातें जो हैं उस दौरान हो सकें। उसके लिए हमारे किचन में सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जानते हैं कि गोल्डन कुकिंग ऑयल ना सिर्फ खानों को मज़ेदार बनाता है, बट उसके साथ साथ प्रायोरिटी बेसिस पर यह भी कोशिश होती है कि आपकी जो हेल्थ है वो नंबर वन प्रायोरिटी रहे। आपकी इम्यूनिटी, ऑफ कोर्स आज के वक्त में, कोविड के वक्त में बहुत ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आपकी बॉडी जो है, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है, उसका बहुत ख्याल रखा जाए। और ये काम आपके लिए गोल्डन कुकिंग ऑयल ने आसान कर दिया, जहाँ पर आपकी हेल्थ उनके लिए नंबर वन प्रायोरिटी है। चाहे कोई भी खाने हों और जितने भी नॉर्मली वो कैलोरीज वाले हों, लेकिन अगर आप उनको गोल्डन कुकिंग ऑयल में बनाते हैं तो उसका यही फ़ायदा है कि कैलोरीज भी कम होंगी और उसके साथ साथ आप खाने का टेस्ट भी इंजॉय कर सकेंगे। और एक और चीज़ आई थिंक जो कि कुकिंग ऑयल में लाजमी तौर पे देखनी चाहिए, वो यही होती है कि आपके खानों में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बरकरार रहें खाना बनने के बाद भी। बहुत सारे ऑयल्स का जो बर्निंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से जब तक खाना तैयार होता है तो ऑलरेडी आपके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी गोल्डन कुकिंग ऑयल ख्याल रखता है और आपके खाने जो होते हैं वो मज़ेदार भी होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर होते हैं। तो जी, हमारा इंतखाब, सिटी 41 का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल है। इसी के साथ जी आगे बढ़ते हैं और आज आपको ख़ास तौर पर आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे वो ग्लोबल फार्मासिस्ट
डे होगा और हम बात करना चाहेंगे इसी हवाले से। फार्मासिस्ट हमारी सोसाइटी में, हमारे ग्लोबल अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर्स का है, हेल्थ प्रोफेशनल्स का है, उतना ही इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट का है। लेकिन शायद अभी तक हमें अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, इसीलिए कल का जो दिन होगा 25 सितंबर, यानी कि स्पेशली पूरी दुनिया के अंदर फार्मासिस्ट और उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है, उनकी जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हमने सोचा कि हम एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लें उनके साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचा दें। और ऑफ कोर्स ओवरऑल भी बहुत ज़रूरी एक फील्ड है जो कि आई थिंक करियर काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी हो गई है आजकल। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पता हो कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और अगर कोई फार्मेसी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को जो है एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो उनको रिक्वायर्ड होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के शो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं एक दफ़ा आपको करा देती हूँ। मरियम डेविस डॉक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेंट रेफेल हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ साथ डॉक्टर मोहसिन असगर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर है महकमा सेहत से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। थैंक यू जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहूंगी, मैं तो बता सकती हूँ लेकिन शायद बेहतर अल्फाज में आप बता सकेंगे कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के पीछे रीजन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट का। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो जी शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों ने इनवाइट किया और बड़े ही अहम टॉपिक की तरफ आज हम बात करना चाहेंगे। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बेसिकली पूरी दुनिया में 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करने का मकसद सिर्फ ये है कि फार्मासिस्ट ने जितना भी अभी तक सोसाइटी में रोल अदा किया है उसको मज़ीद अयां किया जाए, लोगों को बताया जाए कि फार्मासिस्ट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम। तो ये 1912 में ये स्टार्ट हुआ था। जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की है उसने 25 सितंबर का डे इसलिए रिकग्नाइज़ किया था क्योंकि IPF की भी जो बेस है वो इसी दिन ही रखी गई थी। इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फार्मासिस्ट डे है वो 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दिया जाए कि फार्मासिस्ट भी जो हैं वो हेल्थ का एक बेसिक कंपोनेंट है। बिल्कुल एंड डेफिनेटली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रोल अदा करते हैं। और मैं डॉक्टर मोहसिन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि पंजाब में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इनको लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर दिया गया है, सर्टिफिकेट भी दिया गया है और एक अमेजिंग सा कैश प्राइज भी दिया गया है। मैं चाहूंगी अगर इस हवाले से आप बताएं। अभी मुझे थोड़ा सा आपने बताया था तो आप रेड्स भी करनी पड़ी थी और बड़ी प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन के साथ। मैं चाहूंगी अगर आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। जी बिल्कुल। आफ्टर डूइंग माय फार्मेसी मैंने अपना पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर किया और ड्रग इंस्पेक्टर जॉब ज्वाइन की। उसमें आपको पता है कि चूंकि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि रेड्स भी करने पड़ते हैं। तो ये 2016 में हमें एक टारगेटेड रेड मिला था। तो जो लोकल गवर्नमेंट थी, एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे, वो आए तो उन्होंने हमें कहा कि जी एक रेड है, उसमें नारकोटिक्स के इंजेक्शन जो थे वो मैन्युफैक्चर हो रहे थे फैसलाबाद। तो कमिश्नर ऑफिस में हमारी सारी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ हमें ये ड्यूटी असाइन की गई थी कि ये जो है ना ये टारगेटेड रेड है, तो अगर ये फैसलाबाद की टीम कर ले तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। तो उसमें फिर मैंने अपनी टीम के साथ सारा पैचअप किया। इसमें हमने एजेंसी की भी हेल्प ली। उस वक्त जो DC साहब थे सलमान गनी साहब, ही वॉज वेरी काइंड टू अस और उन्होंने बड़ी अच्छी हमें सपोर्ट दी। फिर हमने ये रेड किया, लेकिन ये इस रेड के पीछे काफ़ी मेहनत थी। मतलब हमने रेकी भी की और पोलियो की टीम का हिस्सा भी बने और इवन मैंने अपनी टीम के साथ, मतलब आप लोगों ने एक्चुअली में वो रोल्स भी आप लोग डिफरेंट बनते हैं। ये जस्ट ऐसे ही था जैसे चोर सिपाही का खेल चल रहा है। और अपनी टीम के साथ 2 दिन हमने दही भल्लों की लिटरली रेडी भी लगाई जस्ट टू कैच द क्रिमिनल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने रेड किया तो हमारी तवक्को से ज़्यादा वहाँ से स्पोरियस ड्रग्स रिकवर की गई। बिल्कुल। तो वो फिर चूंकि हमने वो टारगेट अचीव किया था तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया। सलमान गनी साहब ने 25,000 कैश प्राइज़ दिया मुझे और मेरी टीम को।
और इसके अलावा फिर जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने भी इसकी रिकग्निशन की और अप्रिसिएशन लेटर दिया। तो एक बड़े एजाज़ की बात होती है कि आप अपनी फील्ड में कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं। बेसिकली वो उस पर्सन की नहीं होती अचीवमेंट, वो उस पूरे प्रोफेशन की रिकग्निशन के लिए होता है और दूसरों के लिए एक एंथुजिज्म क्रिएट होता है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल, और सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से और हमारी जो मॉर्निंग शो की टीम है, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपके जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हों, जो भी हों, उनमें आपको सक्सेस हो, कामयाबी मिले। और बहुत सारे लोग जो कि अभी देख रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम्पल से वो भी इंस्पायर हो जाए और आगे आकर वो भी इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा एक हिम्मत चाहिए होती है, एक करेज चाहिए होता है आपको कि आप चीज़ों को बेहतर करना चाहें, क्योंकि एक इतनी आदत हो चुकी है शायद हमें चीज़ों को टॉलरेट करने की कि बस जो चल रहा है उसको चलने दें, कि शायद हमारे अंदर वो करेज जो है वो वापस लाने की जरूरत है। नहीं, वो उस करेज की बहुत ज़रूरत है। देखें, आपको सोसाइटी में अपना जो पॉजिटिव रोल है वो प्ले करते रहना चाहिए। सिस्टम में बेहतरी उसी वक्त आती है जब आप पॉजिटिव थिंग्स करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि दूसरों को भी इनिशिएट करना चाहिए और ये एक मुसलसल एफर्ट है जो कि कंटिन्यूस जारी रहती है। ये नहीं कि आपने एक काम कर लिया तो उसके बाद बस आपका रोल ख़त्म हो गया। नो, उससे फिर आगे अगली स्टेज आती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपको पता है लाइफ के साथ साथ चलता रहता है। बिल्कुल, डेफिनेटली, एंड आई रियली होप, मैं तो इंस्पायर हो गई हूँ एंड आई होप कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो भी लाजमी तौर पे आपसे इंस्पिरेशन लें और कोशिश करें कि वो भी करेज के साथ जो है आगे बढ़े और कोई काम जो है वो करने की और तब्दीली जो है वो लाने की कोशिश करें। मरियम भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी फार्मेसी के हवाले से बात करें तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो भी देख रहे होंगे, स्पेशली पेरेंट्स हों या बच्चे हों, और वो फार्मेसी की तरफ आना चाहें। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि वो प्ले करते हैं हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर। तो क्या आपका प्रोसीजर होगा, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे? एफएससी की बात करें, ए लेवल्स की बात करें, और उसके बाद क्या प्रोग्रेशन होगा, कौन सी डिग्रीज जो हैं वो आपको इस प्रोफेशन में लीड कर सकते हैं? सबसे पहले तो एफएससी प्री मेडिकल इज कंपल्सरी विद मेजर साइंस सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट ये कंपल्सरी है। हाँ जी। और फिर 60% जो है इसका एग्रीगेट है कि मतलब एफएससी के साथ आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए मिनिमम। जी, इसके बाद एक टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, तो वो अगर क्लियर होगा तो फिर ही आप फार्मेसी में एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद एक दफ़ा जब आप कोर्सेज के अगर आप स्पेसिफिकली नाम बता दें तो वो भी आई थिंक आसान हो जाएगा। जो फार्मेसी है उसमें मेजर सब्जेक्ट्स हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। दीज आर द 3 मेजर सब्जेक्ट्स एंड 5 years का कोर्स है ये फॉर्म डी। ठीक हो। करंटली पहले बी फार्मेसी होती थी, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको HEC ने अप्रूव करके अब फॉर्म डी का कोर्स स्टार्ट कर दिया। ये 2005 से जारी है। तो 5 years का ये कोर्स है और ये तीनों जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये 5 years चलते रहते हैं। तो लेकिन आप ये देख लें कि इसका मेरिट भी 85+ जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो मेरिट बनता है 60+ तो एग्रीगेट है ही है 60%, लेकिन जो मेरिट बनता है वो 89% और मोर देन 90% होता है। सही हो गया। तो यानी कि 85+ अगर आपके मार्क्स हैं एफएससी के अंदर तब ही आप इस कोर्स को स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। और इवन अगर हम जॉब्स के हवाले से बात करें, आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में जाने का मेजर रीज़न यही होता है कि आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस होंगी जॉब्स के लिए। देखें, फार्मेसी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और अब तो जैसे जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, इसी तरह फार्मेसी का जो एक्सपोजर है लोगों को या स्टूडेंट्स को वो बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले तो देखें, फार्मेसी करने के बाद जो सबसे मोस्ट मतलब है कि हेल्थ रेगुलेटर्स की जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब, जैसे फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स है, प्रोविंशियल लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इसी तरह ड्रैप में कई वैकेंसीज़ हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। मतलब बीइंग अ रेगुलेटर वो परफॉर्म कर सकता है फार्मासिस्ट। सेकेंडली टीचिंग की लाइन आ जाती है। हमारी कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। थर्ड नंबर पे जो सबसे मेजर रोल है फार्मासिस्ट का, जहाँ मैं कहता हूँ कि वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हॉस्पिटल्स। वहाँ पे वो अपना क्लिनिकल रोल अदा करते हैं, मेडिसिन की मैनेजमेंट करते हैं, ऑल इन्वेंट्री
और जो परचेज से रिलेटेड मामलात हैं वो वहाँ पे कंट्रोल करते हैं हॉस्पिटल्स में। उसके बाद आ जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग। फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनको हायर करती हैं सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के लिए। और फिर इसके बाद प्रोडक्शन में फार्मासिस्ट, जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो फार्मासिस्ट हायर करती हैं टू डिवेल्प द फॉर्मुलेशन, टू फ्लो द प्रोडक्शन ऑफ दियर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये तो एक बहुत वास्ट फील्ड है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस तरफ जाना चाह रहे हैं, वो कौन सा जो फील्ड है उसको एज अ कैरियर लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, एंड डेफिनेटली आई सपोज दैट डज मेक इट ईजियर फॉर पीपल, बिकॉज ज़्यादातर यही होता है, आपको पता होता है कि हम ये कोर्स करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जो कि आजकल अगर बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी एवर चेंजिंग। नित नए फील्ड्स जो हैं, डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और कोई भी एक फील्ड जो है वो लिमिटेड नहीं रही, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही, मर्ज कर रही हैं और इंडस्ट्रीज के साथ, तो डेफिनेटली एक्सपैंड हो रहा है सारी चीज़ें। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। अगर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करें, कौन सी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, और अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों तो उनका गोल कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, और अगर वो उसके मेरिट तक नहीं पहुँच पाते तो फिर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो 3 हैं अदारे यहाँ पे। प्राइवेट में है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद तक, और जो अगर गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने भी मतलब ग्रेजुएशन हासिल की अपनी फार्मेसी की, और इसके अलावा है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ये 3 मेन है इंस्टीट्यूट जहाँ पे डॉक्टर फार्मेसी हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात, पाकिस्तान में डिफरेंट, मतलब हर सिटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। जिस तरह इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो हमदर्द यूनिवर्सिटी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, रिफा यूनिवर्सिटी है, लाहौर में भी डिफरेंट है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट इंस्टीट्यूट है। मतलब हर सिटी में जो है मतलब बेशुमार इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डॉक्टर फार्मेसी हो रही है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स करवा रही हैं, क्या इनकी डिग्रीज जो हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं? यस, बिल्कुल, बाय HEC। ठीक हो गया। डेफिनेटली दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि डिग्री जो है उसकी वैल्यू भी उतनी है जी। HEC से भी रिकग्नाइज होती हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो कि अब फार्मेसी करवा रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे तो ऑलरेडी हैं ही हैं। तो उसके बाद हमारी अपनी कौंसल भी है, पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल। तो फिर उसके वो फिर आगे अपनी पावर डेलीगेट्स करती है सूबाई सतह पे, जैसे हमारी पंजाब फार्मेसी कौंसल है। तो जब फार्मेसी की डिग्री हासिल करने के बाद हम उसके साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जिस तरह डॉक्टर्स की होती है PMDC से रजिस्ट्रेशन, इसी तरह हमारी भी अपनी काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होती है। जब तक हम रजिस्टर नहीं होंगे वो हमारी जो डिग्री है वो वैलिड तस्वुर नहीं की जाएगी। मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये चाहूँगा जो फार्मेसी में जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो एक्रीडेशन देखें उस इंस्टीट्यूट का, उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का, कि आया वो HEC से रिकग्नाइज भी है कि नहीं है। उसकी एक्रीडेशन के बाद वो फार्मेसी कौंसल जो है मुतलका सिंध की है, बलूचिस्तान की है या पंजाब की है, उसमें देखें कि आया उसके स्टूडेंट्स पास आउट हो के उसकी रिकग्निशन भी हासिल कर रहे हैं कि नहीं, उससे रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कई जो हैं फेक कॉलेजेस हैं, घूस कॉलेजेस हैं, वो स्टूडेंट्स को एडमिशन तो दे देते हैं लेकिन सीट्स वहाँ पूरी नहीं होती। और जब 5 साल बाद फार्मेसी की एजुकेशन के बाद वो डिग्री हासिल करते हैं तो बाज़ औक़ात होता ही है कि वो फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो वो एक तो स्टूडेंट्स का टाइम सारा वेस्ट हो जाता है और वेस्टेज ऑफ मनी भी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो कहीं भी फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले ये 2 चीज़ों का ख्याल लाजमी रखें ताकि उनका टाइम भी ना ज़ाया हो और मनी की वेस्टेज भी ना हो। बिल्कुल, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ना तो किसी स्टूडेंट के पैसे और ना ही उनका जो वक्त है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, डिफरेंट हमने बात की कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि एक्रेडिटेड हों डिग्रीज, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने फार्मासिस्ट मौजूद हैं? पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 49,000 जो हैं फार्मासिस्ट वो रजिस्टर्ड हैं। ये मैं वो आपको तादाद बता रहा हूँ जो मुतलका कौंसल्स के साथ रजिस्टर्ड हैं। और इसमें से जो मेन क्वांटिटी है फार्मासिस्ट की वो पंजाब से है, बलूचिस्तान में कम है, कराची भी एक बहुत बड़ी तादाद है फार्मासिस्टों की, और इसी तरह जो है KP के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद है फार्मासिस्ट की वो पंजाब में है और वो डिफरेंट जगह पे जो है अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड डेफिनेटली पंजाब में सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट मौजूद हैं। हूँ नहीं
आपकी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपका किस तरह से इंटरेस्ट हुआ फार्मेसी के अंदर, और क्या कभी एक ऐसा भी वक्त था कि अच्छा मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहती थी फॉर एग्जाम्पल? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर डॉक्टर बनना चाहती थी? जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो बड़े एम्स थे कि जी ये बनना है। बेसिकली आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्मी, और मैं आर्मी में गया भी ISSB तक, बट मेडिकली वहाँ से मैं अनफिट हो गया। लेकिन वो मुझे बाद में पता लगा कि शायद उसमें भी कोई बेहतरी थी, क्योंकि मेरी माँ घर बैठी दुआएं मांग रही थी कि मैं ना ही जाऊँ आर्मी में। तो मुझे नहीं पता लगा कि क्यों मुझे वहाँ से मैं मिसफिट हो गया। लेकिन जहाँ आपका नसीब होता है अल्लाह ताला वहाँ आपको ले जाता है। तो उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद FSC के बाद माय फादर हैज़ प्रपोज्ड मी कि अगर मेडिकल में एडमिशन ना हुआ यू हैव टू डू फार्मेसी। सो मैंने एडमिशन लिया फार्मेसी में, और उसके बाद जब मेरे फादर ने उस वक्त भी उसकी जो यूनिवर्सिटी थी और उसकी रजिस्ट्रेशन एक्रीडेशन सारा कुछ HEC से चेक करवाया। ये मैं आपको 1999 की बात बता रहा हूँ। हालांकि उस वक्त लोगों को अवेयरनेस बहुत इन चीज़ों की कम थी, बिल्कुल, बट माई फादर वॉज वेरी विजिलेंट अबाउट दीज थिंग्स। तो उसके बाद फिर फार्मेसी के 5 साल गुजर के पता ही नहीं चला। उसके बाद सबसे अहम जो था कैरियर की सिलेक्शन थी कि व्हाट आई हैव टू चूज़ नाउ। एक तो ठीक है गवर्नमेंट जॉब तो थी ही थी, प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो कौन सा ऑप्शन लेना है, सेल्स में जाना है, रिटेल में जाना है या प्रोडक्शन में जाना है। लेकिन बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं समझता हूँ कि आपको प्रोडक्शन में लाजमी जाना चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, ताकि फार्मासिस्ट को ये पता तो लगे कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होती है। तो मैंने फिर उसके बाद पहली प्रोडक्शन ही ज्वाइन की और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसी दौरान फिर PCS की सीट्स आई और मैं सिलेक्शन होगी मेरी गवर्नमेंट जॉब में। तो इस तरह था ये सारा। बिल्कुल। और क्या कभी कोई ऐसी रेड्स भी रही हैं जो बड़ी खतरनाक हो? जी बिल्कुल। जैसे कि हम करेज की बात कर रहे थे, तो कोई ऐसा वाकया? बिल्कुल, कई दफ़ा हमें आगे से रेजिस्टेंस भी मिली है, और कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंदर कोई रेड प्लान किया हुआ है तो अंदर नंबर ऑफ पीपल कम हैं, लेकिन जब हमने रेड अपना स्टार्ट किया है तो वहाँ से हमें फुल मुज़ाहमत की है, फायरिंग्स भी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन ये है कि ये जो फायरिंग वाला किस्सा है, मैं चाहूँगी कि हम इसको थोड़ा डिटेल में सुने, लेकिन इससे पहले कि हम वो कर सके हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे फार्मासिस्ट के हवाले से और कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो हमारी ना सिर्फ मेडिकल फील्ड के अंदर बट ऑल्सो हमारी सोसाइटी के अंदर। डिफरेंट तरह के फील्ड्स हैं जिसके अंदर वो जा सकते हैं। आजकल कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड नहीं है, हर चीज़ मर्ज हो जाती है, डिफरेंट तरह के एक्सपेंशंस हो रहे हैं हर फील्ड के अंदर, और फार्मेसी भी कुछ डिफरेंट नहीं है। उसी हवाले से आज बात करें, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो रजिस्टर नहीं होती हैं। अभी भी उस चीज़ पर बेहतरी से काम करने की ज़रूरत है और शायद लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से भी थोड़ा और प्रेशर इस इंडस्ट्री के ऊपर चेक एंड बैलेंस के हवाले से डाला जाना चाहिए। तो मरियम, अगर आपसे मैं थोड़ा सा इस हवाले से पूछ सकूं कि रजिस्टर्ड दवाइयाँ जो हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी % होती हैं और कितने % अनरजिस्टर्ड अवेलेबल? 80,000 जो हैं अप्रॉक्सीमेटली वो रजिस्टर्ड है मेडिसिन। और इस पर कहाँ पर जो है मसला क्रिएट होता है, क्यों रजिस्टर नहीं की जाती? ये मेरा ख्याल बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस की मैं बात कर रही थी और चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कहाँ पर लैप्स है? देखें, जो ड्रैप है फेडरल गवर्नमेंट का ये इदारा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके दायरा इख्तियार में है मेडिसिन को रजिस्टर्स करना, उनकी प्राइसेस का तयन करना। इस वक्त जैसा कि मिस मरियम ने बताया कि 80,000 जो हैं रजिस्टर्ड मेडिसिन हैं पाकिस्तान में। तो जो आपका सवाल है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो क्यों नहीं है और क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस, देखें जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स रजिस्टर्ड हैं अराउंड अबाउट 650 के करीब फार्मास्यूटिकल फर्म्स या कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में। उनकी आगे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्रैप से रजिस्टर्ड हैं। अब उनके अलावा जो आइटम्स बाहर से आ रही हैं, जैसे समटाइम्स इंडियन आइटम्स हैं वो स्मगल्ड होके आ रही हैं,
तो वो बॉर्डर से आ रही हैं या किसी भी सोर्स से आ रही हैं, तो चेक एंड बैलेंस हमेशा ही रहता है और वो अनरजिस्टर्ड तस्वुर की जाती हैं। और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो हमेशा इस एफर्ट में होते हैं कि अनरजिस्टर्ड जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं उनका जो है रास्ता रोका जाए, क्योंकि देखिए वो उनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होती अनरजिस्टर्ड ड्रग्स की, कि वो किसने बनाई हैं, कहाँ से आई हैं, उनका मैन्युफैक्चरर कौन है। हो सकता है वो किसी और ही जगह बनी हो और किसी और फर्म का नाम लिख दिया हो। तो ये चेक एंड बैलेंस तो हमेशा से ही मौजूद है और इस सिलसिले में कई बड़े रेड्स भी हुए हैं और उन रेड्स के दौरान मतलब हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाया गया है। तो अब ड्रैब की ये कोशिश है कि पर मंथ एक उनकी मीटिंग होती है, उसमें वो जो नई अद्वियात रजिस्टर करनी होती हैं, जो फर्म्स की तरफ से एप्लीकेशन आई होती हैं, उनको रजिस्टर कर देते हैं और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है या ड्रग है वो मार्केट में लॉन्च हो जाती है। तो ये एक मैकेनिज़्म है और जो कि कंटिन्यूस जारी है, लेकिन ये है कि चोर रास्ता खुला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक सोचते इस तरह से हैं कि किस तरह से कहाँ पे वो लूप होल तलाश करें, और आई एम प्रीटी श्योर हमारी जो अथॉरिटेटिव बॉडीज हैं, दे आर ऑन टॉप ऑफ इट ऑल द टाइम, क्योंकि चाहे जितने मर्जी चोर रास्ते निकाल दिए जाएं, आखिर पकड़े ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ही काबिल हमारी सर्विसेज हैं और डेफिनेटली बहुत मेहनत करते हैं, बहुत करेजस हैं। तो ये काम नहीं होने वाला है, आप लोगों को रजिस्टर्ड की तरफ ही आना पड़ेगा। अगर मेडिकेशन के हवाले से बात करें, जेनेरिक नेम मेडिकेशंस का होता है, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि इवन आई हैव हर्ड अबाउट कि एक जेनेरिक नेम होता है और एक फिर ब्रांड नेम होता है। स्पेसिफिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं मेडिसिन के वो ही होते हैं, लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स जब उनको बनाते हैं तो वो अपना ब्रांड नेम उस पर दे देते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता सकें। ब्रांड और जेनेरिक नेम देखें, जेनेरिक नेम है नेम ऑफ केमिकल फार्मूला, जो भी ड्रग है उसका एक जेनेरिक नेम होगा, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये एक जेनेरिक नेम है। अब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, उन्होंने अपना जब इसको लॉन्च करना है मार्केट में, उसको एक ब्रांड नेम दे देना है, इसका एक नेम दे देना है जो कि ड्रैब से रजिस्टर्ड होगा। वो XYZ कुछ भी उसका नाम हो सकता है, उसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है वो कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है मैन्युफैक्चरर, और जो उसका रॉ मटेरियल है वो किस सोर्स से आ रहा है। तो इसलिए वो हर कंपनी का अलहदा अपना एक सिस्टम है, लेकिन इंटरनेशनली जो है जो प्रेफर किया गया है वो है जेनेरिक सिस्टम, कि मेडिसिन को जेनेरिक सिस्टम पे ही चलाया जाए। अब पाकिस्तान में भी ये ड्रैब ने इसमें इम्प्लीमेंटेशन तो कर दी है, लेकिन इट विल टेक टाइम टू प्रेस्क्राइब द डॉक्टर्स टू जेनेरिक ड्रग्स। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम भी जेनेरिक ड्रग्स जो हैं वो प्रेस्क्रिप्शन पे देखेंगे और जेनेरिक ड्रग्स के नाम से ही फार्मेसी से ही लेंगे। बिल्कुल। और अगर हम स्पेसिफिकली दवाइयों की बात करें तो बहुत सारे मरीज जो हैं या कोई भी जो बीमारी से इफेक्टेड लोग होते हैं वो सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड कई दफ़ा आपके पास आते होंगे और कहते होंगे जी हाँ ये वाली दवाई जो है वो हमें दे दें, हमें पता है इसी की ज़रूरत है। कितनी ख़तरनाक चीज़ है और कितना ज़रूरी है कि डॉक्टर से मशवरे के बगैर कोई भी दवाई कभी इस्तेमाल न की जाए। जी, सेल्फ मेडिकेशन तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब ये एक इंतहाई नापसंदीदा रवैया है और हम डॉक्टर्स इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको कंडेम करते हैं। बहुत पेशेंट्स होते हैं वो अपना इलाज खुद ही करना शुरू कर देते हैं, किसी से पूछ लिया हाँ मुझे भी ये था तो मैंने वो दवाई ले ली, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इंतहाई डेंजरस भी है और हेल्थ पे बड़े आपके नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, टू दिस पॉइंट कि इवन जो हम कोरोना की स्पेसिफिकली बात करें, बहुत सारे लोग इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट हुए क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंट थे पहले से, उन्होंने क्योंकि इतनी मेडिकेशन खुद ही से की हुई थी कि उसकी वजह से वो ड्रग्स उस तरह से उन पर असर ही नहीं कर पा रहे थे, जो कि डेफिनेटली अगर मरियम हम सोचें तो बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए बेहतर है कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, बेशक आपको एक फीवर भी है डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, अपने फार्मेसिस्ट से कंसल्ट करें और फिर मेडिसिन यूज़ करें। और डेफिनेटली प्लीज़ खुद मत बने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से जाकर दवाई जो है वो खरीदें। आप ये भी बताएं कि कहाँ से मेडिसिन जो है वो खरीदी जानी चाहिए? एक तो हॉस्पिटल फार्मेसीज आई थिंक रिलायबल होती है, उसके अलावा कौन सी रिलायबल जगह होंगी? जो मतलब हैं जो फार्मेसीज अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, मैं तो उसी को प्रेफर करूँगी। आजकल छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं,
वो भी खुले होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एक ऑथेंटिक बंदा नहीं बैठा होता, क्वालिफाइड पर्सन नहीं होता जिसको ज़्यादा नॉलेज हो। तो मैं तो ये कहूँगी जो मतलब जो फार्मेसीज़ हैं जिस पे कोई फार्मासिस्ट अवेलेबल हो 24 आवर्स, और यहाँ जहाँ पे इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे हो रही हो, कि पता हो कि यहाँ पे रेगुलर चेक एंड लॉ है, कि जो दवाइयाँ हैं वो लॉ के मुताबिक जो हैं वो डिस्पेंस की जा रही हैं, उन्हीं मेडिसिन मतलब फार्मेसिस्ट से लेनी चाहिए मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट जो रेगुलर फार्मेसी शॉप्स होते हैं, क्या उन पर फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं? जी, रिटेल सेटअप पे होता है, कंपल्सरी है। तो ठीक हो गया जी, यानी कि काफ़ी सारी जगहों पर, लेकिन ये चीज़ लाजमी पता कर लेनी चाहिए दुकान पर मेडिसिन खरीदने से पहले किसी भी फार्मेसी से कि वहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर मेडिकेशन के हवाले से बात करें, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्वालिटी के हवाले से रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बहुत सारे इश्यूज और कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है, तो ये किस तरह हेड करता हुआ नज़र आ रहा है और किस तरह से मेक श्योर किया जा सकता है किसी भी मेडिकेशन को लेकर कि ये ऑथेंटिक है या ये 2 नंबर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मिस आपने। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी कोई कस्टमर या पेशेंट जो है वो मेडिसिन ख़रीदने जाता है, वो किसी सर्टिफाइड मतलब वैलिड शॉप या फार्मेसी से ख़रीदे जहां फार्मासिस्ट मौजूद हो। मिस ने बड़ी अच्छी बात की कि प्रेफर करें कि फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही मेडिसिन को सेल किया जाए। बिल्कुल, एंड डेफिनेटली कहीं से भी मेडिसिन खरीदने से पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और वहाँ से उन्हीं शॉप से उन्हीं फार्मेसी से खरीदें जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हो, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत खास हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ फिर। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं फार्मासिस्ट हमारी सोसाइटी के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, और लाजमी तौर पे अगर मेडिकल फील्ड के हवाले से बात करें, हेल्थ केयर हर इंसान का हक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उदासी की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि ये रियलिटी नहीं है दुनिया की। हर किसी के लिए हेल्थ केयर एक पॉसिबिलिटी नहीं है, जो कि डेफिनेटली एक चीज़ है जिसके ऊपर काम होना ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को बेहतर किया जा सके। हर इंसान के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल होनी चाहिए। उनकी प्राइसेस इतनी होनी चाहिए या तो कि वो एक्सेस कर सकें, और अगर प्राइसेस इतनी नहीं हैं तो उनके लिए किसी ना किसी तरह की हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि किसी भी इंसान को ऐसी सिचुएशन में ना होना पड़े या किसी अपने प्यारे को ऐसी सिचुएशन में ना देखना पड़े जहाँ पर पैसे ना होने की वजह से या फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उनको किसी मुश्किल से गुजरते हुए देखना पड़े। क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा इंसान शायद किसी भी चीज़ से गुजर जाता हो, जो सेहत है, सेहत बड़ी ज़रूरी है। सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है। अगर सेहत है तो बाकी सब कुछ वैसे ही आपके पास होता है। दवाइयों के हवाले से बात करें, क्योंकि मेडिसिन हर किसी के पास एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। दवाइयों की प्राइसेस दिन ब दिन ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते हैं उन मेडिसिन को या हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करें। स्पेसिफिकली अगर दवाइयों के हवाले से बात करें तो ये कीमतें कहाँ पे सेट की जाती हैं, और क्या इक़दाम होने चाहिए कि हर कोई, हर शख्स, हर पाकिस्तानी जो है ये मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकता है? देखें, आपके 2 क्वेश्चन हैं कि एक्सेसिबिलिटी और प्राइसेस। बिल्कुल, इसमें अगर देखें तो दोनों रिलेटेड हैं। बिल्कुल, दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर प्राइसेस इकोनॉमिकल होंगी तो हर पेशेंट उसको अफोर्ड कर सकता है। अगर प्राइसेस ही इतनी हाई हैं कि वो आम बंदे की पहुंच से दूर है, तो वो मेडिसिन, अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, इंसुलिन कभी भी हर कोई नहीं खरीद। मैं इसमें कुछ अर्ज करना चाहूँगा कि अभी जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उसकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जितनी भी उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसमें चाहे हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं या RHCs हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को इंश्योर किया जाए। और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हो गई है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली लाहौर रह के आया हूँ परचेज़ में, तो हमारी गवर्नमेंट हर मुमकिन कदम इक़दाम कर रही है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है
टू अ पेशेंट, उसको यकीनी बनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी बेहतर है कि हॉस्पिटल्स में जितनी भी मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं। दूसरा जो आपने पूछा है कि मेडिसिन की प्राइसेस के हवाले से, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो तयन करती है। अब वो प्राइसेस क्यों वेरी करती हैं फर्म टू फर्म, वो डिपेंड करता है उनकी कॉस्ट पे। कुछ फर्म्स हैं वो कहती हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, और कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ मटेरियल है या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाइना है या इंडिया है। तो जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं या जो उनकी प्राइस में बड़ा डिफरेंस है, फिर टैक्सेस हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के जब क्यूमुलेटिव प्राइस कैलकुलेट की जाती है तो वो काफ़ी असरअंदाज ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी ड्रैब की ये कोशिश होती है कि मिनिमम प्राइस रखी जाए ताकि हर पेशेंट उसको परचेज कर सके। बिल्कुल, एंड डेफिनेटली इट्स आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि आज हम शो में डिस्कस कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हर इंसान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए मौजूद होना ज़रूरी है। मरियम, आप अगर थोड़ा सा बताएं, बिकॉज हमने मौसम से तो पूछा कि किस तरह से वो जो रास्ते हैं वो बदलते गए और वो फार्मेसी की तरफ आ गए, आपका किस तरह से जो है ये प्लान बन गया? मेरा मेन तो यही था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, ठीक है। तो MBBS में एंट्री टेस्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ 1 मार्क से जो था मेरा उस पर फॉल नहीं था एग्रीगेट। तो उसके बाद फिर बाबा कहते कि डॉक्टर फार्मेसी कर लो क्योंकि इसके आगे वाले टाइम में बहुत मतलब स्कोप है। फिर लेकिन उसके बाद डॉक्टर फार्मेसी में मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके साथ 2-3 डॉक्टरेट में और मेरा एडमिशन हुआ, जिसमें DBM है, फिजियोथेरेपी है, लेकिन मैंने इसको प्रेफर किया क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, और क्या इंटरेस्ट या स्किल सेट होना ज़रूरी है फार्मेसी में आने के लिए? क्या आपका इंटरेस्ट किस तरह से था? इंटरेस्ट आपको मेडिसिन में होना चाहिए, आपको पेशेंट काउंसलिंग आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ड्रग है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, उसकी क्या इंटरेक्शन है, साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सारी मेन चीज़ें हैं फार्मेसी में। अच्छा, और फार्मासिस्ट स्पेसिफिकली ड्रग प्रोडक्शन के हवाले से, क्योंकि अभी तो हमने बात की कि किस तरह से अगर आप कोई मेडिसिन खरीद रहे हैं कितना ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन अगर हम मेडिसिन की प्रोडक्शन की बात करें तो फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं उसमें? उनकी सुपरविजन के अंदर ही सारा कुछ होगा, मतलब मेन काम उन्हीं का है कि कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी क्या डोसेज है, क्या स्ट्रेंथ है, किस क्वांटिटी में है, और इस चीज़ को भी देखने कि अगर उसके अंदर 2 मतलब प्रोडक्ट्स हैं या केमिकल्स उनका आपस में इंटरेक्शन ना हो तो उनकी सुपरविजन के अंदर ही सारी जो है वो प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल, एंड डेफिनेटली मुझे सुनकर तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट या तो A लेवल्स में हैं या FSC के अंदर, जो पेरेंट्स स्पेशली देख रहे हैं, क्या मास्टर्स या डेफिनेटली, क्योंकि एक दफ़ा आप अपना बैचलर कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम मास्टर्स की तरफ चले जाएं या हम रिसर्च फील्ड की तरफ चले जाएं, तो क्या उसमें भी स्कोप है? जी बिल्कुल, फॉर्म डी के बाद MPhil है, मास्टर्स है, ये 2 ईयर्स का है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इसके फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है, माइक्रोबायोलॉजी है। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ फार्मेसी। और इसमें MPhil भी किया जाता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं वो PhD करते हैं। अब तो ट्रेंड ही इतना चेंज हो गया है, मतलब हर दूसरा स्टूडेंट जो है वो PhD कर रहा है। तो मतलब जब अभी ये ट्रेंड बना है। स्टार्ट में फार्मेसी में इतना ट्रेंड नहीं था, सिंपल B.Pharm कर लिया या ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर्स कर लिया, लेकिन अब हर स्टूडेंट प्रेफर करता है कि मैं रिसर्च की तरफ जाऊं और PhD अपनी कंप्लीट करूं। बिल्कुल, एंड रिसर्च में तो आई थिंक बहुत स्कोप है ओवरऑल भी, तो अच्छी बात है कि एज अ फार्मासिस्ट भी अगर आप मतलब अगर आप फार्मेसी पढ़ते हैं तो उसके बाद भी रिसर्च का काफ़ी स्कोप है। तो जो बच्चे पढ़ाई पसंद करते हैं आई थिंक वो इस तरफ लाजमी तौर पर जा सकते हैं। कोई भी एक लाइन में अगर आप मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मोटिवेट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को फार्मेसी इज़ अ वेरी बेस्ट फील्ड, बट जो भी करें फार्मेसी के करने के बाद मैं अपने फार्मासिस्टों को भी ये कहना चाहूँगा, जो भी करें अच्छे लेवल पे करें, उसकी पीक पे जाएं विद पॉजिटिव माइंड, ताकि आपको ये हो कि मैंने अपना कंट्रीब्यूट किया है अपने प्रोफेशन के लिए। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव मैसेज आप लोगों के लिए।
और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने वक्त निकाला हमारे शो में हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।